नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक हिमानी से संबंधित है। हिमानी की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन सी है। लेकिन हिमानी के बारे में हमें जनरल चीजें पता होनी चाहिए। वो जनरल चीजें कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम हिमानी की बात करें तो सीधा सीधा मतलब बर्फ से लेकर के चलना। बर्फ से लेकर के चलना क्या कि तापमान कम होने के कारण, कितना कम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तापमान कम हो जाए तो जल का जो ठोस रूप होता है वो क्या कहलाएगा, वो बर्फ कहलाएगा। क्लियर है, बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि विश्व में 10% स्थल भाग है, 10% स्थल भाग वो हिमानी से ढका हुआ है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। क्लियर है। हिमानी के पिघलने मतलब बर्फ के पिघलने और जमने के दौरान दो प्रकार की आकृतियां बन सकती है। जो बर्फ का रूप है दो प्रकार का हो सकता है। क्या कि एकदम से तो ठोस हो जाए तो वो तो कहलाएगी बर्फ या हिम। लेकिन यदि वो अर्ध दानेदार आकृति बना ले तो उसको क्या कहते हैं, उसको फर्न या नेवे कहते हैं। अर्ध दानेदार आकृति को क्या कहते हैं, फर्न या नेवे। फर्न कहाँ, जर्मनी में फर्न नाम है। नेवे कहाँ, फ्रांस में इसको नेवे कहा जाता है। किसको, हिमानी का जो अर्ध दानेदार रूप होता है जो जमने या पिघलने के दौरान बनता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हिमरेखा क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। क्या वह क्षेत्र जहां पर साल भर हिम जमी हुई रहती है, मतलब धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएं तो ये क्षेत्र माने यहाँ, क्योंकि ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। और यदि हम यहाँ पर कल्पना करें कि यहाँ के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा क्या जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी। और इससे ऊपर साल भर बर्फ रहती है तो ये रेखा क्या कहलाती है, ये हिम रेखा कहलाती है। अब हिम रेखा के बारे में एक चीज ध्यान रखना, क्या कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में हिम की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर हिम रेखा सर्वाधिक ऊंची होती है, सर्वाधिक ऊंची है। और ये क्रम से घटती हुई चली जाएगी कहां पर, ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर जो हिम रेखा होती है वो कहां होती है, सागर तल पर ही होती है, सागर तल पर ही। तो ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा हमेशा घटती हुई चली जाएगी, मतलब उसकी ऊंचाई घटती हुई चली जाएगी। ध्रुवों पर हिम रेखा की ऊंचाई सागर तल पर होती है और विषुवत रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिकतम होती है। क्लियर है। अब हिम रेखा के बारे में शुष्कता और वर्षा से संबंधित एक कथन कर लेते हैं। क्या कि यदि शुष्कता रहेगी और वर्षा की मात्रा कम होगी, वहां हिम रेखा हमेशा ही ऊंची होगी। कैसे, देखें ये हिमालय पर्वत, मैंने ये धनुष्याकार आकृति बनाई है जो इस प्रकार स्थित है। ये वाला हिस्सा हमेशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अभिमुख भाग में रहता है और ये वाला, ये मैंने अभिमुख भाग में रखा है, अभिमुख भाग में किसके, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के। और ये वाला हिस्सा विमुखी भाग में है, विमुखी भाग में। मतलब क्या हुआ कि हिमालय का ये कौन सा, उत्तरी हिस्सा हो गया, उत्तरी हिस्सा। और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर वृष्टि क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर वर्षा कम है, इसलिए हिमालय के उत्तरी ढाल में जो हिम रेखा है
वो अधिक ऊंची है, कितनी? 18,000 फीट। 18,000 फीट तक क्या है? हिमरेखा है। और यदि हम हिमालय के दक्षिणी ढाल की बात करें तो यहाँ पर हिमरेखा 16,000 फीट है। 16,000 फीट है। कारण क्या है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पर शुष्कता नहीं है। शुष्कता कहाँ? उत्तरी ढाल पर। तो यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर है? इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हिमनद के प्रकार कितने होते हैं। हिमनद के प्रकार कितने हैं? तो मैंने हिमनद के 3 प्रकार बताए हैं। हिमनद के 3 प्रकार बताए हैं। कौन सा? पहला पर्वतीय या घाटी या अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं इसको। पर्वतीय हिमनद को क्या कहते हैं? घाटी हिमनद या अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में हम बात कर लें तो एक तो हिमालय, हिमालय के जो प्रसिद्ध हिमनद हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर हम काराकोरम क्षेत्र के जो प्रसिद्ध हिमनद है उनकी बात कर लेते हैं। तो हिमालय की बात करेंगे, गंगोत्री, मिलाम और जिम्मू। कौन से? गंगोत्री, मिलाम और जिम्मू। जिम्मू ये प्रसिद्ध हिमनद है। कहाँ के? हिमालय के। और ये गंगोत्री जो है ये 38 किलोमीटर लंबा है। जो मिलाम है ये 30 किलोमीटर लंबा है। और जिम्मू है ये 16 किलोमीटर 26 किलोमीटर लंबा है। 26 किलोमीटर लंबा है। तो ये ध्यान में रखना कि जिम्मू 26 किलोमीटर, मिलाम 30 किलोमीटर, गंगोत्री 38 किलोमीटर, ये लंबाई के आधार पर हिमालय के हिमनद हैं। अब काराकोरम की बात करते हैं। तो काराकोरम में यदि प्रसिद्ध मैं हिमनद की बात करूं तो कौन सा आएगा? सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद आएगा। हिस्पर आएगा। हिस्पर, हिस्पर। बियाफो हिमनद आता है। बियाफो, बियाफो हिमनद है। तो ये कौन से है? बाल्टेरो भी कर सकते हैं, बाल्टेरो। तो ये सारे हिमनद कहाँ के हैं? ये काराकोरम श्रेणी के हैं। यदि हम बात करें सियाचिन की तो सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। 72 किलोमीटर लंबा है। यदि हम हिस्पर की बात करें तो ये 61 किलोमीटर लंबा है। यदि हम बियाफो की बात करें, बियाफो की, तो ये 59 और ये 58 किलोमीटर लंबा है। बाल्टेरो कितना? 58 किलोमीटर लंबा है। तो ये काराकोरम श्रेणी के क्या हैं? हिमनद है। याद रखना सियाचिन हिमनद बहुत बार पूछा जाता है, हिस्पर बहुत बार पूछा जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है उनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें से ऑप्शन दिया जाता है हिमालय का कि हिमालय में है या काराकोरम श्रेणी में है, या फिर इनके ये लंबाई के आधार पर कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा? सियाचिन हिमनद की बात कर लेते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि आल्प्स श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो आल्प्स श्रेणी में एक एलिस नाम का, आल्प्स में एक आल्प्स, आल्प्स कहाँ? यूरोप में। आल्प्स में एलिस नाम का एक हिमनद है जो कितना लंबा है? 16 किलोमीटर लंबा है। क्लियर है? अब बात करते हैं अलास्का की। अलास्का यूएसए में, अलास्का में, अलास्का में ह्यूवर्ट, ह्यूवर्ट हिमनद है। ह्यूवर्ट, ह्यूवर्ट हिमनद है। ये सबसे लंबा हिमनद है। कहाँ का? अलास्का का। और इसकी यदि हम लंबाई देखें तो 128 किलोमीटर है। 128 किलोमीटर। तो ये सारे जो मैंने हिमनद बताए हैं, हिमालय के कहूं तो वो गंगोत्री हो गया, मिलाम हो गया, जिम्मू हुआ। और काराकोरम की बात करूं तो सियाचिन, हिस्पर, बाल्टेरो या बियाफो, ये सारे। तो आपने हिमनद का ये उदाहरण याद रखने, इनमें से सवाल आते हैं
या फिर एलएस की बात करूं, आल्प्स के या अलास्का के ह्यूबर्ट की बात करूं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हिमनद है और सारे के सारे पर्वतीय हिमनद के उदाहरण हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं कि पर्वतपाद हिमनद, मतलब पर्वत के पेंदे में जो हिमनद होता है वो कौन सा हिमनद है? तो मैं मालस्पीना, अलास्का में मालस्पीना हिमनद है। कहां पर? अलास्का में। तो वो किसका उदाहरण है? पर्वतपदीय हिमनद का उदाहरण है मालस्पीना। क्लियर है? अब बात करें महाद्वीपीय हिमनद की, तो महाद्वीपीय हिमनद बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि हम विश्व के संपूर्ण हिमनद की बात करें, संपूर्ण हिमनद में से 86% अकेले हिमनद कहाँ मिलते हैं? अंटार्कटिका में मिलते हैं। संपूर्ण महाद्वीप इस अंटार्कटिका का किससे घिरा हुआ है? बर्फ से घिरा हुआ है, हिमनद से घिरा हुआ है। तो कितना हिमनद है? विश्व का 86% हिमनद अकेले अंटार्कटिका में। कारण क्या उसका? क्योंकि अंटार्कटिका में हिमनद की मोटाई 2 से 3 किलोमीटर ऊंची है। तो इस आधार पर देखिए, तो विश्व का सबसे ऊंचा यदि महाद्वीप कहें औसतन, तो वो भी कौन सा निकलेगा? वो अंटार्कटिका ही निकलेगा। हालांकि यदि द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड में भी 3 किलोमीटर ऊंची क्या पाई जाती है? हिमनद की परत पाई जाती है। क्लियर है? तो ये कौन सा था? महाद्वीपीय हिमनद का उदाहरण था। अब बात है कि हिमनद की गति। देखें, हिमनद की गति यदि ऋतु के अनुसार करेंगे तो हमेशा ग्रीष्म ऋतु में हिमनद की गति सर्वाधिक होगी। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद की गति सर्वाधिक होगी और शीत ऋतु में हिमनद की गति न्यूनतम होती है। कारण आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान मिलेगा तो हिम पिघलेगी तो वो गति करेगी। अब एक चीज ध्यान में रखना कि हिमनद कहते किसे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि हिम का गतिशील रूप है तो ही वो हिमनद कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर हिम है, मतलब बर्फ है, जमी हुई बर्फ है, जैसे अंटार्कटिका कह दिया तो संपूर्ण वो हिमनद नहीं है। गतिशील रूप होगा तो ही वो हिमनद कहलाएगा। तो ग्रीष्म काल में हिमनद की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें गतिशील रूप हिम का सर्वाधिक देखने को मिलता है। यदि हम क्षेत्र की बात करें, जैसे मान लो ये हिम नदी है, एक और हिम नदी की आकृति इस प्रकार की होती है, यू आकार की। ये एक हिम नदी है। तो इसके जो किनारे वाले भाग है, इनमें न्यूनतम गति होगी। इनकी गति कहाँ होगी? मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक होगी। तो ये ध्यान रखना, हिम की सर्वाधिक गति वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती क्षेत्र है। क्लियर है? अब इसके बाद बहुत बार रिपीट होने वाले 2-3 सवाल हैं। क्या? कि पेंक और ब्रूकनर, ये याद रखना, ये बहुत बार रिपीट होता है ये सवाल। पेंक और ब्रूकनर ने यूरोप के महान हिमयुग बताए हैं। इनका क्रम बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा है? सबसे पहले गुंज, फिर मिंडेल, उसके बाद में रिस और उसके बाद में वुड। मतलब गुंज को जी याद रखना, मिंडेल को एम रखना, रिस को आर रखना और वुड को डब्ल्यू रखना। जैसे अल्फाबेटिकल होते हैं ना, अल्फाबेट का क्रम होता है, वही क्रम याद रखना कि जी के बाद एम के बाद आर के बाद डब्ल्यू। तो यही क्रम पूछा जाता है। क्लियर है? और इनके जो अंतर हिमयुग है, जैसे गुंज और मिंडेल का है, तो वो G/M हो गया। यदि मिंडेल और रिस के बीच का देखेंगे तो वो M और R हो गया, और रिस और वुम के बीच का देखेंगे तो वो R और W हो गया।
इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो m/r है, क्योंकि ये सबसे लंबे काल तक चलने वाला और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर हिमयुग बताया था वो m/r बताया था। m/r, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है? ऐसे ही अमेरिका में भी 4 अंतर हिमयुग बताए गए हैं। अमेरिका के भी 4 अंतर हिमयुग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो ध्यान दें। नंबर 1 पर क्या आएगा? नेब्रास्कन। नेब्रास्कन। दूसरा कंसास। कंसास। तीसरा इलिनॉइस। इलिनॉइस। और चौथा विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन। तो इसको याद रख सकते हैं आप एक ट्रिक के माध्यम से। कैसे? नेक, नेक, इल्ली, विष पी गई, विष पी गई। तो ने से पहला कौन सा आ गया? नेब्रास्कन। क से कंसान, इल्ली से इलिनॉइस और विष से विस्कॉन्सिन आ गया। क्लियर है? तो ये अंतर हिमयुग है और ये है कहां के? अमेरिका के है। अमेरिका के। क्लियर है? इसको याद रखना। मैंने यूरोप के कौन से बताए हैं? गुंज, मिंडेल, रिस और वुम, इनके क्रम याद रखने हैं। और अमेरिका के कौन से बताए? नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। क्लियर है? अब इतना कुछ जानने के बाद में अब करते हैं हम कि हिमानी की अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं। पहले चलते हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की ओर। देखो, अपर्दनात्मक स्थलाकृति में सबसे पहले क्या आएगा? यू आकार की घट्टी आएगी। यू आकार की घट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लटकती घट्टी। लटकती घट्टी, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। होता कैसे है? देखें, यू आकार की घट्टी में हम एक 3D संरचना बनाते हैं। ये यू आकार की घट्टी इस प्रकार, इसको यहां से जोड़ा, अब यहां देखना, ये वाला जो हिस्सा है इसको यहां से मिला दिया और ये वाला हिस्सा यहां से मिला दिया। अब देखिए, ये ऊंचे भाग है और ये नीचा भाग है, जिसको हमने यूं क्या बना दिया? एक यू आकार की घाटी के रूप में यू रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब जब भी कोई हिमनद शुरुआत में बहेगा तो उसकी तली की आकृति कैसे होगी? यू आकार की होगी। तो इसको क्या कह दिया? यू आकार की घाटी कह दिया। अब इसमें ध्यान रखना कि यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी, अंधी घाटी, ये सूची 1 बना करके सूची 2 में इसके ऑप्शन डाल करके सवाल पूछा जाता है। वी आकार की घाटी मैंने नदी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में बताया था कि वी आकार की घाटी नदी की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। यू आकार की घाटी हिमानी की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। और यदि इस हिमानी में मान लो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से ये पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र से यहां से एक नदी निकल करके इस तरफ आ रही है, ऐसे, जो इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है। किसकी? ये मुख्य यू आकार की घाटी की। अब सहायक नदी हमेशा, नदी में मैंने क्या बताई थी? परवर्ती नदी बताई थी।
परवर्ती नदी, मतलब यू आकार की घाटी बनने वाला जो मुख्य हिमनद है उसकी परवर्ती नदी जो होगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम होगा लटकती घाटी। क्या नाम है इसका? लटकती घाटी। क्लियर है? अब इसकी तीसरी जो आकृति है वो है फियोर्ड। फियोर्ड, देखिए फियोर्ड और रिया तट में सबसे पहले जो अंतर किया था वो रिच्टहोफेन ने किया था। रिया तट कहाँ बनते हैं? नदी निर्मित आकृति है। और यदि हम फ्योर्ड की बात करें तो जैसे नॉर्वे और स्वीडन के, फिनलैंड के तट पर ये बहुत सारे पाए जाते हैं। कैसा होता है कि एक कटा फटा तट है, ये कटा फटा तट है, यहां पर हिम जमी हुई है, तो ये सारा का सारा तट क्या होगा? एक बर्फ की बंदी दिखाई देगा। ये सारा का सारा, क्योंकि जब बर्फ जमती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, मतलब आयतन बढ़ जाता है। बर्फ जम जाएगी तो आयतन बढ़ जाएगा। जब भी इसको ताप मिलेगा या पिघल करके द्रवित रूप होगा तो ये जल स्तर थोड़ा नीचे चला जाएगा और ये जो कटे फटे तट है ये जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न, सेम रिया तट की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे तट क्या कहलाते हैं? फ्योर्ड तट कहलाते हैं। कहाँ मिलेंगे? उच्च अक्षांशों में मिलेंगे। कहाँ? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की तरफ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद जो आकृति है उसका नाम है सर्क। सर्क, सर्क और हिमगवर कहते, तो एक ही बात है सर्क और हिमगवर। सर्क या हिमगवर, ये जो आकृति है इस प्रकार की जो आराम कुर्सी की बनती होती है, आराम कुर्सी की बनती, इसको क्या कह दिया? हिमगवर। हिमगवर आराम कुर्सी की बनती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आकृति है। अब इसमें यदि हम यहां देखिए, इस यहां पर इस जगह यदि अपर्दन से एक खांच का निर्माण हो गया इस प्रकार, यदि अपर्दन से खांच का निर्माण हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ये बर्ग सुरंग कहलाएगा। बर्ग सुरंग। अब इस पर ध्यान देना कि ये जो आकृति बनती है, ये जो आराम कुर्सी की आकृति बनती है, ये कौन सी आकृति है? ये सर्क की आकृति है। और यदि हम इसको यूं देखें कि ये आकृति है और यहाँ पर ये एक अपर्दन के कारण ये आकृति बन गई कि यहाँ का जो भाग था वो पिघल करके यहाँ से अपर्दित हो गया है। तो ये जो आकृति रहेगी एक हुक की भांति यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी? ये बर्ग सुरंग कहलाएगी। क्लियर है? तो सर्क और बर्ग सुरंग इनको याद रखना है। इसके बाद जो आकृति बनती है उसका नाम है तीक्ष्ण अरेत। तीक्ष्ण अरेत। तीक्ष्ण अरेत क्या होता है कि जब भी हिमानी पिघल करके यूं कंगी नुमा आकृति में, इस प्रकार की कंगी नुमा आकृति धारण कर ले तो वो क्या कहलाएगी? वो तीक्ष्ण अरेत कहलाएगी। क्लियर है? इसके बाद में है गिरिकोल, कि यदि इनकी ये जो कंगी नुमा आकृति है इनमें से ये भाग टूट जाए, या सर्क है, सर्क के बीच का भाग टूट जाए कहीं से, तो एक पहाड़ों के बीच में रास्ता बन जाता है, उसको क्या कह देते हैं? उसको कोल कह देते हैं। कोल, उसको क्या कह दिया? उसका नाम है कोल। क्लियर है? अब नेक्स्ट है गिरिशृंग। गिरिशृंग, गिरिशृंग को क्या कहते हैं? हॉर्न भी कहते हैं। हॉर्न। देखिए ये क्या चीज है? गिरिशृंग में जैसे हमने सर्क पढ़ा था, सर्क पढ़ा था, सर्क में हमने आकृति क्या बताई थी? आराम कुर्सी की। आराम कुर्सी की इस तरफ से ये एक सर्क की आकृति है और इस तरफ से ये एक सर्क की आकृति है। इन दोनों आकृति को देख ले। जैसे जैसे इनका ये आधार पिघलता हुआ चला जाएगा, ये इनके जो पार्श्व है ये एक दूसरे के नजदीक आते चले जाएंगे। मतलब जो पहले आकृति थी अब वो नजदीक आ गई है।
अंततः क्या होता है, ये इस प्रकार की एक आकृति बना देते हैं। दोनों सर्क मिल करके एक इस प्रकार की आकृति बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं, गिरिशृंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हिमालय में जो शिवलिंग बनता है, शिवलिंग बनता है, हिमालय का शिवलिंग किसका उदाहरण है, गिरिशृंग या हॉर्न का उदाहरण है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके बाद जो आकृति बनती है वो है हिम सोपान। कौन सी है, हिम सोपान। हिम सोपान इस शब्द से ही पता चल जाता है कि जब सीढ़ी नुमा आकृति में इस प्रकार हिमनद बहता है तो ये क्या कहलाएगा, ये हिम सोपान की आकृति कहलाएगी, हिम सोपान की आकृति। लेकिन जब भी ये हिमनद यहां से बहेगा, इसके पेंदे में यहां से कोई न कोई अपघर्षण होगा, और वो अपघर्षण होने से क्या बनेगा, यहाँ पर एक झील की आकृति बन जाएगी। ये झील की आकृति, ये झील की आकृति क्या कहलाती है, ये बनाती है पेटरनास्टर। इनका नाम क्या है, पेटरनास्टर, पेटरनास्टर। अब यहाँ पर बहुत ही विशेष ध्यान रखने वाली चीज है कि हिमानी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में दो झीलें बनती है। एक तो पेटरनास्टर हो गया जो कहां बनेगी, हिम सोपान के तली में बनेगी, और एक टार्न झील बनती है, टार्न झील, टार्न झील। ये टार्न झील कहां बनती है, ये सर्क की तली में बनती है। जैसे हमने सर्क की आकृति कैसे बनाई थी, इस प्रकार की आकृति बनाई थी कि ये मध्यवर्ती हिस्से में यदि पानी भर जाए, यहाँ पर जल भर जाए अधिक अपर्दन के कारण, तो यहाँ पर जो झील बनती है कहां पर, टार्न की तली में, इस सर्क की तली में, तो वो क्या कहलाएगी, टार्न झील कहलाएगी। क्लियर है, उसका नाम क्या है, टार्न झील। नेक्स्ट है मेष शिला, मेष शिला, मेष शिला, इसको बेडपीठ भी कहते हैं, बेडपीठ, बेडपीठ। इसको रोश मुटाने भी कहते हैं, रोस मुटाने। ये रोस मुटाने जो नाम है, ये नाम सस्सर महोदय ने दिया था। याद रखना, ये सवाल पूछा हुआ है, ये नाम किसने दिया था, सस्सर महोदय ने नाम दिया था, क्या, रास मुटाने। अब इसमें आकृति ध्यान रखना कि आकृति कैसे बनती है, इस प्रकार की ये आकृति बनेगी। इसमें हिमनद जैसे बहेगा, हिमनद के बहने का जो तरीका होता है वो इस तरफ से बहेगा, मतलब ये जो मंद डाल है, मंद डाल से तीव्र डाल की ओर बहेगा, तीव्र डाल की ओर। ध्यान में रखना, मंद डाल से तीव्र डाल की ओर बहता है क्या, हिमनद, किसमें, मेष शिला में। क्लियर है। इसके बाद में जो आकृति बनी है वो है शृंगपूंछ। क्या नाम है इसका, शृंगपूंछ, शृंगपूंछ। शृंगपूंछ में देखिए लगभग आकृति में शिला की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई हिमनद के बीच में कठोर चट्टान और फिर मुलायम चट्टान आ जाए, सबसे पहले इसके मुलायम चट्टान आई है, मुलायम चट्टान को इसने काट दिया, ये कठोर चट्टान आ गई, कठोर चट्टान को काट नहीं पाया, इसके यहां से हिमनद आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, किसमें, शृंगपूंछ में। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये तीव्र डाल से, तीव्र डाल से किस ओर बढ़ रहा है, मंद डाल की ओर बढ़ रहा है, किसमें, शृंगपूंछ में। क्लियर है। इसके बाद जो आकृति बनती है वो है नूनाटक। नूनाटक क्या होता है कि हिम क्षेत्र में ये एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर पूरी हिम जमी हुई है, तापमान बढ़ा तो ये सारा हिस्सा तो हिम से आच्छादित रहा
और ये वाला जो चट्टानी हिस्सा है ये ऊपर की तरफ हमें दिखाई देने लगता है। ये इसकी जो चोटी है वो हमें दिखाई देने लगती है। चट्टानी रूप हमें जब दिखाई देने लगे तो वो क्या कहलाता है, वो नूनाटक कहलाता है। नूनाटक, क्लियर है, इसका नाम क्या है, नूनाटक है। और इसके बाद जो आकृति बनती है वो कौन सी है, अपोड। अपोड, अपोड, अपोड को क्या कहते हैं, टिल प्लेन भी कहते हैं, टिल। अब ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि टिल मैदान कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। हिमानी में भी कहाँ बनते हैं, तो अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। हिमानी की भी क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। क्लियर है। और ये सारा हमने क्या पढ़ा है कि हिमानीकृत अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कौन सी है। इसके बाद करते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, लेकिन उससे पहले हम वो एजेंट कर लेते हैं, वो कारक कर लेते हैं जो हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। उन कारक में क्या चीज है, एक है उत्पाटन, याद रखना, उत्पाटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिमानी में आता है ये उत्पाटन। उत्पाटन क्या हुआ कि हिमानी के क्षेत्र में कोई चट्टान आ गई तो हिमानी इस चट्टान को उखाड़ करके ले जाएगी। उखाड़ करके ले जाना तो क्या कहलाएगा, उत्पाटन कहलाएगा। और यदि उसको रगड़ से काट दे, रगड़ करके काट दे, तो वो क्या कहलाएगा, अपघर्षण कहलाएगा। तो ये दो कारक हिमानी में अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक के कारक बनते हैं। कौन कौन से, उत्पाटन और अपघर्षण। क्लियर है। अब हम हिमानी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कर लेते हैं। हिमानी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहले हम हिमोड देखते हैं। हिमोड, 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 हिमोड का दूसरा नाम क्या है, मोरेन। मोरेन, हिमोड का दूसरा नाम मोरेन भी है। क्या होता है देखें, हिमोड जब ये एक हिमनद बह रहा है, इस तरफ से भी एक हिमनद बह रहा है, ये दो हिमनद का मिलने वाला क्षेत्र है। यहां पर ये हिम के निक्षेपित मलबा पड़ा है किनारे पर। एक इसके बीच में यहां पर पड़ा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। क्लियर है। इससे बहुत सारे हिमोड के रूप आ जाएंगे। यदि हम इनकी बात करें जो इनके किनारे पर है, तो इसको क्या कहेंगे, पार्श्विक हिमोड कहेंगे। क्या नाम है, पार्श्विक हिमोड कहेंगे। यदि इसके यहां पर मध्य में है तो इसको क्या कहेंगे, अंतस्थ हिमोड कहेंगे। अंतस्थ हिमोड कहेंगे। तो हिमोड के ये रूप याद रखना कि पार्श्विक हिमोड कौन सा है और अंतस्थ हिमोड कौन सा है। क्लियर है। अब दूसरा जो इसका रूप मिलता है हिमोड, पहला कौन सा है, हिमोड है, और दूसरा जो इसका रूप बनता है वो ड्रमलीन है। ड्रमलीन, 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 ड्रमलीन को क्या कह देते हैं, अंडों की टोकरी कह देते हैं। ड्रमलीन को क्या कह देते हैं, अंडों की टोकरी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हिम का मलबा है वो हिम का मलबा इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से जमा हो जाता है। बहुत सारा हिम का मलबा है जो इस प्रकार से जमा हो जाता है, जिसको दूर से देखने पर यूं लगता है जैसे अंडों की टोकरी हो या उल्टी नाव की बनती हो। ये भी सवाल बनता है कि उल्टी नाव की बनती दिखने वाली जो संरचना है वो कौन सी है, तो उसको नाम क्या देंगे, ड्रमलीन कहेंगे। ठीक है। अब ड्रमलीन का एक नाम नदोड हिम भी है, ये याद में रखना। नदोड हिम, नदोड हिम भी किसको कहते हैं, ड्रमलीन को ही कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आकृति आ रही है उसका नाम है एस्कर। एस्कर, एस्कर क्या चीज है, देखिए यदि
हिम के निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ए स्कर है। ये सवाल पूछा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ए स्कर है। और ए स्कर कैसे होते हैं? जैसे ये बीन होती है, बीन की आकृति में यूं समानांतर रूप में इस प्रकार निक्षेपण हो जाए, और इस तरफ भी ये समानांतर निक्षेपण से क्या बनता है? यहां बनेगा ए स्कर, और ए स्कर के बीच में यहां पर ये हिम मार्ग बनते हैं। ये हिम मार्ग बनते हैं, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि नदी निक्षेपणात्मक वो कौन सी स्थलाकृति है जिसके बीच में हिम मार्ग बनते हैं, तो वो कौन सा है? वो ए स्कर है। क्लियर है? ए स्कर को ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या बनेगा? केम। केम बहुत इंपॉर्टेंट है। केम कि हिमानी क्षेत्र में यदि छोटे टिल्ले की आकृति बने तो वो क्या कहलाती है? वो केम कहलाती है। यदि हिमानी के क्षेत्र में एक गड्ढे की आकृति यूं बन जाए तो वो क्या कहलाती है? वो केटिल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? केटिल कहलाती है। और छठा कि यदि इस केटिल में एक छोटे टिल्ले नुमा आकृति, केटिल के अंदर छोटे टिल्ले नुमा आकृति बन जाए तो वो क्या कहलाती है? वो हमत कहलाती है। और लास्ट में इसका क्या आता है? धोत मैदान। 7वां नंबर इसका क्या है? धोत मैदान। धोत मैदान, इसको आउटवाश प्लेन भी कहते हैं। आउटवाश प्लेन भी कहते हैं। आउटवाश प्लेन, तो ये भी ध्यान में रखना। धोत मैदान मतलब हिमानी का निक्षेपण यूं बिखरे हुए मलबे की तरह एक मैदानी रूप में हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो आउटवाश प्लेन कहलाता है। क्लियर है? ये था हिमानी के अपर्दन और निक्षेपण से संबंधित वीडियो। इसके बाद अब मैं क्या लेकर के आ रहा हूँ? 5 सवाल लेकर के आ रहा हूँ जो हिमानी से संबंधित हैं। मैंने 5 प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं जिनका जवाब आपने देना है हमेशा की भांति कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? पहला सवाल, शीर्ष दीवार संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या वो सर्क है, क्या नाटक है, क्या टार्न है, या यू आकार की घाटी है? आपने जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा, निम्न में से कौन सी हिमानी निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है? गौर करना, यहाँ पर नहीं है पूछा है मैंने। मेषशिला, हिमोड, ड्रमलिन और केम, इसमें से छांटना है। तीसरा सवाल कि कौन सी आकृति हिमनद से संबंधित नहीं है? नहीं है लिखा है। अरेख है कि टार्न है कि युवाला है कि नुनाटक है? आपने जवाब देना है। पेट्रोनास्ट झील क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है। आप देखें इसको, क्या वो हिमनदीय सोपान है, क्या वो ज्वालामुखी उत्पत्ति झील है, क्या वो समुद्र अपर्दन झील है, नदी विसर्ग से निर्मित झील है? कौन सा उत्तर सही है आप बताएंगे। 5वां और लास्ट, निम्न में से कौन सा पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान देना, नहीं है। मैंने 4 ऑप्शन रखे, इसमें सर्क, टार्न, तीक्ष्ण, अरेत और फ्योर्ड। यहाँ तक सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब इसके कूट बनाए हैं, पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या तीसरा और चौथा सही है, या केवल चौथा सही है। इसमें से आपने छांटना है सही उत्तर कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कर दो शेयर।